आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसके पहले वाले क्लास में यानी कि इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया वो था हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, है ना। उसके अंदर भी हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझा था। क्या उस चैप्टर में आप कोई डाउट आप लोगों को? आसान चैप्टर था, बहुत आसान था बेसिकली, है ना। चलिए तो आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें ना पूरा का पूरा आपको ड्राइंग ही करना है। ड्राइंग किससे करना है? एंगल का ड्राइंग करना है, घड़ी बनाना है, यही सब करना है आपको इसमें। तो जैसे जैसे हम लोग इसमें और आगे बढ़ते चलेंगे आपको चैप्टर का आइडिया थोड़ा सा और ज़्यादा होता चलेगा, है ना। तो पहले हम लोग आज शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले भी हम लोग कुछ अलग अलग प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ेंगे जो आपको इस चैप्टर में आगे मिलने वाला है, ओके, जो कि आपको बहुत ही परेशान करेगा। हालांकि अभी ही शुरुआत क्लास में ही हम लोगों को घड़ी के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि जो घड़ी दीवार में लगा रहता है ना उसके बारे में भी पढ़ना है। लेकिन घड़ी में ना अलग अलग एंगल का इस्तेमाल होगा, यानी कि घड़ी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो घड़ी में हम आपके सामने वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब हम वर्ड आपके सामने इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको पहले ये सब एंगल पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे ना। इसीलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को शुरुआत करने के दौरान ही, यानी कि आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम लोग पहले अलग अलग प्रकार के एंगल को ही समझ ले, है ना। और जब एक बार आप एंगल को समझ गए ना तो घड़ी वाले कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, आगे जब आप चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो हर मोड़ पे आपको एंगल का अलग अलग नाम मिलने वाला है, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद फिर आपको मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब आपको अलग अलग प्रकार का एंगल मिलेगा। और ये आपको बाद में फिर परेशान नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम लोग पहले से इसको जान रखे होंगे। तो क्यों ना पहले हम लोग आज इस चैप्टर को शुरुआत करने से ही हमारा स्टार्ट कर दिया जाए, एंगल के बारे में स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहीं से हमारा क्लास आज का स्टार्ट होता है और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग आप लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, इन सभी प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एंगल के बारे में भी पढ़ने से पहले ये तो जान ले कि आखिर एंगल होता क्या है ना। चल इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं और जानते हैं कि एंगल होता क्या है। हालांकि एंगल क्या होता है आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ रखा है ज्योमेट्रिकल आइडियाज में, लेकिन एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर एंगल होता क्या है। देखिए, यदि दो रे आपस में जहां पे मिल रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो आप झुकाव देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि ये हमारा पहला रे हो गया और ये हमारा दूसरा रे हो गया, इसका कुछ आप नाम दे दो। ये ओ हो गया, इसको आप ए दे सकते हैं और इसको आप बी बोल सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, याद है आपको? कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं? वर्टेक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। दोनों क्या हमारा सही बात है कि गलत है? बिल्कुल सही है। यानी कि इस पॉइंट को हम लोग कॉमन पॉइंट बोलते हैं। कॉमन पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला भी रे और ये वाला भी रे आपस यहाँ पे आके मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं और इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये पहला रे और ये हमारा दूसरा रे, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झुकाव दिख रहा है ना, इसी झुकाव को हम लोग कहते हैं एंगल। और ये एंगल कितना भी डिग्री का हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 130, कुछ भी हो सकता है ना। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ये इसको क्या कहते हैं? इसको या फिर इसको पहला तो आप आर्म कह सकते हैं, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हैं? साइड कह सकते हैं, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हैं? रे कह सकते हैं। तीनों नाम इसके लिए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आपको जो बोलने का मन करे आप वो बोल लीजिए, ठीक है। तो अब आपको मोटा मोटी एक एंगल क्या होता है इसका आइडिया मिल गया होगा, है ना। जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का नाम क्या क्या बोल सकते हैं आप? आर्म, साइड, या फिर आप रे बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो झुकाव होता है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल, है ना।
और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कॉमन पॉइंट। ओके, और ये जो आप एंगल देख रहे हैं बेसिकली बहुत सारा एंगल हो सकता है हमारा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उतना नहीं जाना है, इतना अभी फिलहाल काफी है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब पहला हम लोग एंगल पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के बारे में एक पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन, बिल्कुल लेस देन 90 डिग्री। यानी कि जो एक्यूट एंगल होते हैं ना वो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है यानी कि इसका जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, देखिए कुछ इस प्रकार का बनेगा। ओके, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम ओ रख दो और इसका नाम बी रख दो। तो यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा, कोई डाउट नहीं इसमें। तो याद रखिएगा यहां जो एंगल हमारा बनेगा वो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा, इसको कैसे पता करेंगे, आप प्रोटेक्टर अपना, यानी कि वो चांद वाला जो स्केल होता है प्रोटेक्टर, जिसमें कि 180 डिग्री पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, फिर 170, 160, 150 इस तरीके से पूरा होता है आपका, ये वाले का बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे अलग अलग डिग्री लिखा रहता है ना, इसी का हम बात कर रहे हैं। उसको यदि आप उठा के इस स्ट्रेट लाइन पे देखेंगे ना तो ये पक्का जो एंगल है 0 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा। या तो ये 60 डिग्री हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा, ठीक ना। ये हमारा होता है एक्यूट एंगल का खूबी। क्या एक्यूट एंगल में कोई डाउट आपको, ये बहुत ही सिंपल सा है ना, ये बहुत सिंपल है। इसका डायग्राम आपके सामने ये हो गया। आगे बढ़िए, सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर यहां पे बात कर लेते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल एग्जैक्टली कितना होता है, 90 डिग्री होता है ये एग्जैक्टली। तो यहां पे लिख देंगे एग्जैक्टली इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखिए बिल्कुल सीधा। ये बिल्कुल सीधा बनता है, इसका नाम ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे ओ रख दो। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब यदि आप अपने प्रोटेक्टर को उठाएंगे और इस वाले स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे तो ये बिल्कुल जो ऊपर में दिखा रहा है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। यदि टेढ़ा है या फिर उधर है तो फिर आपका गलत है। तो 90 का मतलब क्या होगा, पूरा सीधा। ओके, ये हमारा कितना होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री को बनाने का तरीका क्या होता है, ये स्क्वायर तरीके का एक सिंबल दे देते हैं हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़िए, इसको जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ से कीजिएगा, ठीक ना, यहाँ से शुरुआत कीजिए। पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर ये पहला पॉइंट और ये फिर हमारा दूसरा पॉइंट। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। उसके बाद है हमारा तीसरे नंबर पे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का खास बात यह है कि ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इसमें आप लिखेंगे मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और डिग्री को लिखने का तरीका क्या है, ऊपर में छोटा सा डॉट दे देंगे। ओके, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है, देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये आप मान लो ए, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो, कुछ इस प्रकार का। ओके, यहां पे मान लो ओ, और यहां पे आप बेसिकली मान लो ए, यहां पे मान लो बी। ओके, कोई डाउट इसमें,
चल, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल आप हमेशा गौर करेंगे कि 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। आप चाहें तो ये वाला लाइन मिला भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी मिला सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको मिटा भी सकते हो, मिटाई के रखो, ठीक रहेगा, देखने में ठीक लगेगा। या फिर आप बना दिए तो भी ठीक है, वो भी सही है हमारा, ठीक है ना। यानी कि प्रोटेक्टर यदि आप उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा रहेगा। या हो सकता है कि 100 डिग्री आ जाए, 120 आ जाए, 110 आ जाए, 140, 40, 50, 60 कुछ भी आ सकता है बस। यानी कि 90 डिग्री से हमेशा बड़ा लेकिन 180 डिग्री से हमेशा छोटा रहेगा ये हमारा, ठीक है ना। इस बात को बस थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और ये हमारा एरो है दोनों तरफ। आगे बढ़ा जाए तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली कितने होते हैं? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो इसमें आप लिखेंगे एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। और प्रोटेक्टर में आप हमेशा गौर करेंगे जो 180 डिग्री होता है वो क्या होता है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। यानी कि स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ 180 180 लिखा हुआ रहता है ना। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? बेसिकली 180 डिग्री। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक इस प्रकार का है और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है बेसिकली। चलो इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दो ओ और इसका नाम रख दो बी। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये बिल्कुल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यही दिखा रहा है कि अच्छा प्रोटेक्टर में आपने देखा होगा 180 इधर भी रहता है और 180 इधर भी रहता है। वो क्या बता रहा है आपको? वो ये बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन हमारा उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 180 के बराबर। ओके, याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। तो इस एंगल का नाम आप बता सकते हैं जरा? इस एंगल का नाम बता क्या? अच्छा, इस एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी या फिर बी ओ ए। यानी कि एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अच्छा, क्या उसी प्रकार से आप इस एंगल का नाम बता सकते हैं? ए ओ बी या फिर बी ओ ए। तो यहाँ पे भी जो हमारा एंगल बनेगा ए ओ बी वो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या कोई डाउट इसमें? सिंपल था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे आप लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें गलती करते हैं आप लोग। REFLEX। ओके, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ये होगा मोर देन, बताइए क्या होना चाहिए? मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन, बिल्कुल, बट लेस देन 360 डिग्री। यानी कि जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो 180 डिग्री से तो बड़े होंगे, ज़्यादा होगा, लेकिन 360 डिग्री से हमेशा कम रहेगा, छोटा रहेगा। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए डायग्राम के थ्रू, ज़्यादा आप समझ पाएंगे। जैसे इसका डायग्राम ना कुछ इस प्रकार का बनता है, ऐसा कुछ। यहाँ पे आप नाम रख लो ओ ए और इसको रख लो आप बी। तो ये जो बेसिकली आप एंगल देख रहे हैं, ये एंगल कितना होगा? यही आपका रिफ्लेक्स एंगल है ना। लेकिन ये हमेशा याद रखेंगे आप कि 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। अगला हमारा है 6वां नंबर पे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल के बारे में आप एक पॉइंट लिखेंगे, ये एग्जैक्टली कितना होता है? एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि ये बिल्कुल 360 डिग्री के बराबर होता है। ओके, चलिए जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि हमारे सामने ये एक, अच्छा इसका ना एग्जांपल देते हैं, अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। एग्जांपल देखिए इसका, हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, चलो ये पॉइंट मान लो बेसिकली।
ए और यहाँ पे ओ। तो यदि मैं आपसे अभी पूछूं कि बताओ इस ओ का कितना वैल्यू है, नहीं नहीं नहीं, ये स्ट्रेट लाइन देख के आप क्या बोलेंगे 180 डिग्री। लेकिन हमने पूछा कि केवल इसका वैल्यू बताओ कितना है, इसका पूरा 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 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा गोल हो गया ना, तो पूरा गोल मतलब 360 डिग्री का बात कर रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्टली कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे बस। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े। चलिए आज हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली अपने चैप्टर को शुरुआत किया। चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हालांकि इसके अंदर हम लोगों को और भी बहुत कुछ पढ़ना है। घड़ी वाले के मतलब घड़ी वाला का केस क्या होता है, घड़ी कौन सा वो जो पीछे आपका दीवार में लगा हुआ है ना, उस घड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि एंगल उसमें कैसे देखते हैं, है ना, कब उसमें 90 डिग्री होता है, कब उसमें 180 डिग्री होता है, कब उसमें रिफ्लेक्स एंगल होता है, कब उसमें 360 डिग्री होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, सब कुछ हम लोग घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें ना अलग अलग प्रकार का टर्म इस्तेमाल होगा, इसीलिए हमने क्या सोचा पहले आपको टर्म ही समझा दिया जाए कि आखिर वो होता क्या है। अब जब हम आपको घड़ी समझा रहे होंगे और हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब अब जब हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा। इसीलिए पहले इसके बारे में समझना जरूरी था, तब जाकर हम लोग जब घड़ी को समझेंगे ना आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ऑनलाइन बच्चे जल्दी से। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने 6 अलग अलग प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ा है और अगले क्लास में हम लोग घड़ी वाले केस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सभी से एडवाइस ये है कि आप पूरा का पूरा ये रिवाइज करके आइएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये पहले से जानते भी होंगे, जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रिवाइज करके आइएगा और अगले क्लास में इसका बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, कुछ क्लॉक वाला क्वेश्चन होता है, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। तो आप सभी से, आपसे भी और आप सबसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग रिवाइज करके आइए, है ना, क्योंकि ये रिवाइज करके आएंगे तभी आपका सवाल आगे का बन पाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरुआत किया था। चैप्टर का नाम था हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के एंगल के बारे में समझा था। और आज के क्लास में हम लोग समझेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी के बारे में समझने से पहले ना एक छोटा सा हमारा टॉपिक बचता है। टॉपिक है बेसिकली आपका मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, या ये सेगमेंट्स लिखा हुआ है। ओके, इसमें थोड़ा सा हमको ये बात करना होता है कि आप किसी भी प्रकार के लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना। तो मेजर करने का तरीका हमारे पास 4 गो है। मेजर करना मतलब इसको नापना, बताना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचता है, 2 मिनट का है, इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने घड़ी वाले केस पे। और घड़ी वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी और आप लोगों के बुक में भी घड़ी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए समझिए पहले ध्यान से। मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब हो गया कि ये कितना सेंटीमीटर है, आप कैसे बता सकते हैं। या तो आप इसको पहला तरीका क्या है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि पहला तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर का होगा। यानी कि मान लीजिए सपोज करो कि हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, मान लो, ठीक है। हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है, ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा वाला लाइन सेगमेंट हो गया। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक का नाम है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने का तरीका हमारे पास कितना है, 4 है। लेकिन इन चारों में से सबसे बढ़िया हमारा कौन सा है, वही हम लोग इसमें सीखेंगे। चलिए पहला हमारा तरीका है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हो गया ये लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का है, ये वाला कितने सेंटीमीटर का है, आप इसको ऑब्जर्व करके ही बता दो। ऑब्जर्व करने का मतलब देख के ही बता दो कितना है। लेकिन एक बार मान लीजिए कि आपने एक बार देख के बता दिया कि ये 3 सेंटीमीटर होगा या 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन क्या हर बार आप एग्जैक्ट केवल देख के बता पाएंगे कितने का होगा? नहीं, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है जो कि 4 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट हमारा, मान लीजिए सपोज करो कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर का है। इमेजिन बस कर लो
कि पहला लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा हमारा लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर का। इमेजिन कर लो, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि 3 सेंटीमीटर लगे। ठीक है, तो कोई भी आदमी हो सकता है कि पहली बार इन दोनों को देख के सही बता दे कि हाँ पहला वाला 4 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला 3 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या हर बार आप अंदाजा सही लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को केवल देख के बता देना, यानी कि ऑब्जर्व करके बता देना, क्या ये सही तरीका माना जाएगा? ये हमारा सही तरीका नहीं माना जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा कर लो इस तरीके से क्रॉस करने का मतलब क्या होगा? ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करने का, यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट को देख के केवल बता देना ये कितना होगा, ये सही तरीका नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक बार तुक्का लगाया सही हो गया, दूसरा बार तुक्का लगाया सही हो गया, लेकिन क्या हर बार आपका सही होगा? नहीं, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होना ही है। तो कहने का मतलब ये हमारा सही तरीका नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? इसको ना आप लोगों ने बचपन में ड्राइंग बहुत बनाया होगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे इमेजिन करिए, मान लीजिए, चलिए इमेजिन करो कि यही वाला हमारा, चलो मान लो, चलिए मान लीजिए कि हमारा बुक है, एनसीईआरटी का है, ये सब इसमें शब्द लिखे गए हैं। इस पे हम लोग क्या करते थे, एक पेपर रखते थे, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार का, इस पे हम लोग एक पेपर रखते थे ऐसे, है ना, और बहुत ही हल्का हल्का लेटर अंदर का ऊपर दिखता था, है ना, और उसी के ऊपर हम लोग ड्राइंग बनाते थे कुछ इस प्रकार का। याद आ रहा होगा आपको? कुछ याद आ रहा है? नहीं कि बचपन में हम लोग ड्राइंग क्या करते थे, छापना कहते थे हम लोग इसको, है कि नहीं? ड्राइंग को छापना, हालांकि ड्राइंग को छापा नहीं जाता है, कॉपी नहीं किया जाता, उसको बनाया जाता है ना। लेकिन टीचर हम लोग को कई बार बोलते थे ड्राइंग बनाओ, तो हम लोग क्या करते थे, ड्राइंग जैसे टीचर बोलती थी, चलेगा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, सपोज करो ये हमारा एक लड़का का पिक्चर है, इमेजिन करो बस, ये हमारा एक लड़का का पिक्चर है और मैम बोल रही है कि यही पिक्चर सेम टू सेम कॉपी में बना के दिखाओ, और हमको बनाने के लिए आ नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, एक पतला सा पेपर लेते थे, वाइट पेपर, इसके ऊपर ऐसे रख देते थे, है कि नहीं, और देखते थे कि कहां पे इसका माउथ है, उसको हम लोग पेंसिल से ऐसे ऐसे करते रहते थे, है कि नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेसिंग करना, यानी कि जो चीज नीचे में रखा हुआ है उसी चीज का परछाई थोड़ा सा ऊपर में आपको दिखता था, एहसास होता था कि हाँ ऐसे ऐसे है, उसी के ऊपर हम लोग पेंसिल चलाते थे और हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता था। लेकिन क्या ये भी एक सही तरीका है? बताइए, ये भी सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी आप एग्जैक्ट ड्राइंग बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। जब आप एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बना पाएंगे तो क्या आप एग्जैक्ट लाइन सेगमेंट को मेजर कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कि हमारा यही दोनों लाइन सेगमेंट है और आपको बोला जा रहा है कि ये ना ट्रेस करके बताओ कि ये कितना का होगा। तो आप क्या करोगे, एक पतला सा पेपर लोगे, इसके ऊपर ऐसे रखोगे और ऐसे पेंसिल चलाओगे। आपने लाइन सेगमेंट बना भी दे, मतलब आप बना भी देंगे लाइन सेगमेंट, क्या लाइन सेगमेंट जो इस पे बनेगा ट्रेस करके, जो आपने बनाया, ट्रेस मतलब बेसिकली जो नीचे था वही चीज ऊपर में आपने छाप दिया, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट होगा? चलिए मान लीजिए एक बार एग्जैक्ट हो भी गया, 2 बार हो भी गया, लेकिन क्या हर बार एग्जैक्ट होगा? नहीं, हर बार एग्जैक्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग भी हमारा क्या है, एक सही तरीका है या गलत तरीका है? लाइन सेगमेंट को मेजर करने का गलत तरीका, यानी कि ये भी हमारा एक सही तरीका नहीं है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कंपैरिजन बाय यूजिंग अ रूलर। रूलर का मतलब क्या होता है? स्केल का बात कर रहा है बेसिकली। चलिए मान लीजिए, इमेजिन करिए कि ये हमारे पास एक स्केल है, ये हमारे पास एक स्केल है और आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे रख के मेजर कर रहे हैं, है ना। आपको लगेगा कि सर स्केल से मेजर करना तो हमेशा सही होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन मान लीजिए कि आपने स्केल रखा यहाँ पे और आप देख रहे हैं इधर से, तो हो सकता है कि माइक्रो पॉइंट का भी मिस्टेक हो जाए, या फिर आप इधर से देखेंगे, ऐसे देखेंगे, या फिर आप ऐसे सीधे ऐसे देखेंगे, है कि नहीं। लेकिन कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि यदि आप इसको स्केल से मेजर करेंगे तो क्या हर बार सटीक होगा? सटीक होने का मतलब क्या है कि हर बार क्या जरा सा भी मिस्टेक नहीं होगा? मिस्टेक इसमें होने का संभावना होता है। कब होता है? जब आप ऐसे मेजर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इधर से। कैसे देखना चाहिए बताओ? स्ट्रेट देखना चाहिए, यानी कि आपका आंख बिल्कुल ऐसे एकदम सीधा होना चाहिए ऐसे। लेकिन क्या ऐसा हम लोग हर बार करते हैं? नहीं करते हैं। किधर से देखते हैं? या तो इधर से टेढ़ा देखेंगे ऐसे, या फिर ऐसे इधर से टेढ़ा देखेंगे, जिसके वजह से 1-2 पॉइंट का क्या हो जाता है,
मिस्टेक हो जाता है। तो क्या हर बार आपका ये तरीका सही बैठेगा? नहीं बैठेगा। यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट को स्केल से मेजर करना भी हमारा क्या होता है? एक गलत तरीका होता है। लेकिन सही तरीका क्या होगा इसका बताओ? बिल्कुल ऐसे रखो और बिल्कुल स्ट्रेट देखो, एकदम सीधे से देखोगे इसे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक सही तरीका है। लेकिन क्या हर बार आप ऐसे करोगे? नहीं। या तो हम इधर से ऐसे देख लेते हैं या फिर इधर से ऐसे तिरछा करके देख लेते हैं। क्या ये सही तरीका हुआ? नहीं हुआ। यानी कि स्केल से भी जब आप मेजर करते हैं तो उससे भी गलती होने का संभावना ज़्यादा होता है। हालांकि स्केल से गलती होने का संभावना बहुत कम होता है, इसमें 1-2 पॉइंट का ही फर्क होता है, लेकिन गलती तो होगा ना। यानी कि ये भी हमारा एक सही तरीका मेजर करने का नहीं है। और लास्ट हमारा बच गया कंपैरिजन बाय यूजिंग अ डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है? बेसिकली ये होता है हमारा डिवाइडर जिसका हमारे कॉम्पास में कोई काम नहीं होता है। हालांकि इसका काम है लेकिन हम लोग करते नहीं है इसका यूज ज़्यादा, लेकिन ये हमारा डिवाइडर होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ये हमारा डिवाइडर है। इससे मेजर करना सबसे सटीक माना जाता है क्योंकि इससे गलती होने का संभावना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। आप क्या करते हैं? इस तरीके से इसको ऐसे फैलाते हैं। बेसिकली आप इसको ऐसे फैलाते हो और इसको 2 पॉइंट पे से रख देते हो। वही 2 पॉइंट हमारा क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट हो जाता है। यानी कि जहां पे ये आ रहा है वही हमारा क्या होता है? एग्जैक्ट। क्या इसमें जरा सा भी गलती होने का संभावना होता है क्या? इसमें गलती होने का संभावना जरा सा भी नहीं होता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट को ही बेसिकली दर्शा रहा होता है। इस तरीके से आप करते हैं बेसिकली, हाँ या ना? हाँ, आप स्केल पे रख लो ना, क्या दिक्कत है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको मेजर करना हो ये वाला, इस तरीके से करेंगे, ऐसे, इस तरीके से बिल्कुल सटीक बैठेगा। ओके, कहने नहीं, ये लगभग 15 तक ठीक होता है मेजर करने के लिए, इतना काफी होता है। ऐसे आप मेजर करोगे, इसमें जरा सा भी गलती होने का संभावना नहीं रहता, क्योंकि ये एक एक पॉइंट को मेजर कर देता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मेजर करने का? किससे? एक डिवाइडर से। तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताइए किसी भी प्रकार के लाइन सेगमेंट को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो सबसे अच्छा तरीका किससे होगा? एक डिवाइडर से होगा। ओके, क्योंकि डिवाइडर में गलती होने का संभावना बहुत कम, यदि ना के बराबर होता है। आप देख के गलती कर दोगे, ट्रेस भी करके गलती कर दोगे, स्केल से भी कई बार 1-2 पॉइंट का मिस्टेक हो जाता है, लेकिन डिवाइडर से उतना ज़्यादा मिस्टेक कभी भी नहीं होने वाला। तो अब क्या ये बात आपको समझ में आया? चलिए, इतना होने के बाद अब हम आपको ना एक क्वेश्चन देते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे आपका पॉइंट है ए, यहाँ पे आपका पॉइंट है बी, और यहाँ पे मान लीजिए आपका पॉइंट है सी। ओके, ये है आपका 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ? ए से लेकर सी तक कितना है? 3 सेंटीमीटर, और सी से लेकर बी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए बी। तो बताइए हमारा ए बी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। ए बी का मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या बात समझ आ रही है आपको? मतलब ए से लेकर यदि सी हमारा 3 सेंटीमीटर है और सी से लेकर बी यदि 5 सेंटीमीटर है, और हमको चाहिए ए बी, यानी कि ए से लेकर बी यहाँ तक हमको यदि चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे होगा। ए बी इक्वल्स टू, यानी कि ए बी यदि आपको चाहिए तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? ए सी प्लस सी बी जोड़ना पड़ेगा। ए सी कितना है? 3, सी बी कितना है? 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट आपको? बात समझ में आई है? बड़ा सिंपल था। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। चलिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, और यहाँ पे इस बार नहीं लो, इस बार पॉइंट यहाँ पे ले लो। ये है आपका 2 सेंटीमीटर और ये है आपका 9 सेंटीमीटर। चलो इसको छोड़ो। हाँ, ये आपका 2 सेंटीमीटर, इसको सी मान लो। ठीक है, फिर से देखो एक बार। ए सी बी कितने पॉइंट? 1 2 3। सी से लेकर बी कितना है? 2 सेंटीमीटर है, और ये पूरा जो है ना वो है 11 सेंटीमीटर पूरा।
टोटल ए से लेकर बी तक कितना है 11, और ये केवल अकेला कितना है 2 सेंटीमीटर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड AC। चलिए AC बताइए कितना होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे आप, यदि हम इस पूरे में यानी कि पूरे AB में CB को माइनस कर दे तो क्या हमको ये AC नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यदि आपको AC चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे AB में माइनस करना पड़ेगा क्या AC, सॉरी CB ना। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि यदि आपको AC चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरे AB में इस CB को माइनस करना पड़ेगा। तो वही चलिए माइनस करते हैं। AB कितना है बताइए 11, CB कितना है 2, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। बस यही 2 सवाल इसमें बड़ा ही यूनिक पूछा जाता है। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आ जाइए घड़ी वाले सवाल पे, और घड़ी वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ही सावधान तरीके से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू किया जाए। चलिए देखिए ज़रा ध्यान से, इन सबको पहले एक बार साइड कर देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एक काम करिए आप, घड़ी वाले कॉन्सेप्ट को जो आपको समझना है ना, तो वो वाला घड़ी उतारिए पहले, उस पर चढ़ के हो जाएगा। ऐसे चढ़ाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घड़ी को उतारिए और घड़ी वाले को समझते हैं अच्छे से। हाँ लेके आइए। ये हमारा घड़ी है और इसी घड़ी को आज हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं। और ये हम मान के चलते हैं कि घड़ी आपको देखना आता होगा, है ना। चलो जैसे अभी समय देखा जाए तो अभी कितना हो रहा है 4:40 हो रहा है अभी, है ना। चलो इस घड़ी में आपको बेसिकली देखना क्या है, 2-3 चीजें देखने हैं। पहले देखिए, ये यदि हमारा घड़ी है, यहां पे 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये होता है ना, ठीक है। और हमारा घड़ी इधर से इधर घूमता है, यदि घड़ी इस तरीके से घूम रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। लेकिन यदि घड़ी इधर से घूमने लग जाए, हालांकि होगा नहीं कभी ऐसा, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यदि घड़ी हमारा इधर से घूमने लग जाए, क्या ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, यानी कि ये जो आपका घड़ी घूम रहा है, जरा ध्यान से आप देखेंगे तो इधर से इधर घूम रहा है ना, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन यदि घड़ी इधर से घूमने लग जाए तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्या ये कभी हो सकता है ऐसा, क्या नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। घड़ी हमेशा कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक ना। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा तो घड़ी में हमारे होते हैं 3 निडल, है ना। निडल मतलब बेसिकली 3 सुई होता है इसमें। ये वाला देखो आप ध्यान से, एक ये छोटा वाला जिसको हम लोग कहते हैं आवर हैंड, और ये वाला जिसको हम लोग कहते हैं मिनट हैंड, और ये क्या होता है हमारा सेकंड हैंड, है ना। यानी कि इसमें बेसिकली 3 प्रकार के इसमें सुई होते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम हमको बताते हैं। आइए जरा देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि दोबारा हमने ये घड़ी बनाया आपके सामने, और यहाँ पे हमने लिखा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब इसमें देखिए ध्यान से ये होता कैसा है। जो आवर वाला होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है कि नहीं, छोटा तो होता है लेकिन ये मोटा भी होता है। कैसा है, हाँ कुछ इस प्रकार का है ना। ये छोटा होता है और ये हमारा कैसा होता है, आवर वाला होता है। उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा वाला होता है,
और ये भी मोटा होता है थोड़ा। ये कौन सा होता है बताओ? ये होता है मिनट हैंड। और एक होता है बहुत ही पतला वाला, ये हमारा क्या होता है? सेकंड वाला। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है इसको पहचानना। छोटा वाला जो कि मोटा भी होगा वो हमारा हो गया कौन सा? इसको हम लोग कहते हैं आवर हैंड। आवर हैंड। आवर हैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घंटा बताता है ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस तरीके से। और इसको हम लोग कहते हैं, ये बड़ा भी होगा और प्लस मोटा भी होगा, इसको हम लोग कहते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड। और ये वाला, ये बहुत पतला होगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा भी होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड हैंड। लगभग बराबर होता है, सेकेंड हैंड। तो इसमें कितने प्रकार के निडल होते हैं? निडल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब जरा यहाँ पे समझ लेते हैं अपने घड़ी में, देखिए ध्यान से। ये छोटा वाला है प्लस मोटा भी है तो ये हो गया हमारा आवर हैंड। ये बड़ा है प्लस मोटा भी है तो ये हो गया हमारा मिनट हैंड। वहां से मिलाते चलिएगा, छोटा वाला आवर हैंड, ये बड़ा वाला प्लस मोटा भी है तो ये हमारा मिनट हैंड। और ये जो बार बार टिक 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 कर ये पतला वाला, ये हमारा होता है सेकंड वाला। कोई डाउट नहीं ना इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 प्रकार के इसमें निडल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप एक चीज और गौर करेंगे, घड़ी में बताइए, घड़ी में टोटल कितने डायरेक्शन? 4 डायरेक्शन है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे 8 नहीं, बेसिकली मेन कितने? मेन 4। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, है ना? नहीं, इसमें उतना नहीं, वो कॉम्पास में होता है। ठीक है, चलिए इसको इधर से मिला दिया जाए और इसको इधर से मिला दिया जाए तो बताइए हमारे पास इस घड़ी में टोटल कितने घर होते हैं? 4 घर होते हैं। और डायरेक्शन कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये पहला घर हो गया हमारा, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर और ये चौथा घर। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर आपने ये पहला घर लिया, दूसरा घर ये ले लेते? नहीं, तीसरा घर ये ले लेते? नहीं, क्यों? क्योंकि हमको कैसे जाना है? क्लॉक वाइज जाना है, एंटी क्लॉक नहीं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चलिए अब हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे और देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। बहुत ही सावधान तरीके से इसको सोचिएगा और जवाब दीजिएगा हमको। पहले बताइए, कल हमने आपको एंगल बताया था ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। यानी कि यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का। क्या इस बात से आप एग्री करेंगे? बिल्कुल। अब तो बताइए फिर यहाँ पे भी कितना एंगल बन रहा होगा? 90 का ही बनेगा, क्योंकि यदि हम इधर से देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? यहाँ पे भी 90 बनेगा। इसके बारे में बात करें तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा ये भी। और इसके बारे में भी बात करें तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अब आप हमको ये बता दीजिए कि एक घड़ी में टोटल 90 डिग्री वाले एंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताइए जरा हमको ध्यान से, एक घड़ी में आपने ये तो बता दिया कि 90 डिग्री वाले एंगल 4 गो होते हैं, तो फिर बताइए 180 वाले कितने होंगे? यानी कि स्ट्रेट वाले कितने होंगे? 1 या 2? 2 होंगे। कैसे? देखिए, यदि यदि आप इसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ऊपर में कितना हो गया? एक 90 और एक नीचे में कितना हो गया? 90 प्लस 90 180 और 90 प्लस 90 180। यानी कि आप चाहे इसको ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, स्ट्रेट एंगल कितने मिलेंगे आपको? 2 ही मिलेंगे। लेकिन 90 वाले कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। कोई समस्या है इसमें? चलिए इसमें हम लोग कुछ और भी बातें समझेंगे, लेकिन ऑनलाइन बच्चे पहले इसका आप कॉपी कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और फिर इसमें हम लोग कुछ और नए बातों को डिस्कस करते हैं। और ये घड़ी वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें हम लोग कुछ भी और बात करने वाले हैं। इसको पहले कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए तो इसमें कुछ पहले हमको जवाब दे दीजिए। जैसे
यदि हमारा घड़ी इस तरीके से घूम रहा है, जैसे कि घूमता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। यदि उल्टा घूमने लग जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। और इस छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर हैंड। इसको क्या बोलेंगे? मिनट हैंड। और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड हैंड। ठीक है। और एक पूरे घड़ी में कितना डायरेक्शन? 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और इसमें कितने 90 एंगल वाले होंगे? यानी कि राइट एंगल कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। उसके बाद फिर कुछ नए बातों को हम आपको और बताते हैं। इधर वाला मिटा दिया जाए? ठीक है, केवल अब इधर का मिटा रहे हैं क्योंकि ये भी और भी हमको इसमें बात करना है घड़ी को लेकर। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए। हाँ, इस बार थोड़ा सा आप लोग जवाब देंगे हमको सोच समझ के, ठीक ना? देखिए, आपको सोचना है और जवाब देना है क्योंकि हम इसमें कुछ कुछ बातें भी आपसे पूछने वाले हैं। देखिए, यहां पे कितना आपको पता है? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा 12। इमेजिन करिए, मान लीजिए कि हमारा जो आवर हैंड था ना, इमेजिन करिए कि हमारा जो आवर हैंड था वो यहां से आगे बढ़ते 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 कहां आ गया है? 3 पे आ गया। कहां आ गया? एकदम 3 पे आ गया है। समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, और इसका जवाब आपको देना है। हमने क्या बोला? हमने आपको बोला कि ये जो हमारा आवर हैंड वाला है वो 12 पे था, 12 से कहां पे आ गया? 3 पे आ गया। बड़ा नहीं समझना, दोनों को सेम समझना है, ठीक ना? दोनों को क्या समझना है? सेम समझना है। तो आप हमको यहां पे बताइए कि ये 12 से 3 पे आ गया, इसका मतलब इन्होंने कितना दूरी तय किया? कितना घर तय किया इन्होंने? एक घर, क्योंकि हमने बताया था घड़ी में कितने घर होते हैं? 4 घर। ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और ये चौथा वाला। यानी कि इन्होंने केवल कितना भी तय किया है? एक घर तय किया ना? बताइए, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इसमें आप पहला लिखेंगे कि जब भी हमारा ये 12 से 3 पे आ जाए, इन्होंने कितना ट्रेवल किया? 1/4 ट्रेवल किया। 1/4 का मतलब है कि घड़ी में टोटल कितने घर होंगे? 4 घर, लेकिन उन्होंने ट्रेवल कितना किया? एक घर। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे? 1/4 बोल देंगे। अब इसको लिखिए मत, पहले समझ लीजिए, क्योंकि यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर आपके लिए। हमने बोला कि घड़ी में टोटल कितने घर? 4 घर। 1 2 3 4 घर। तो 4 हमने कहाँ पे लिखा? नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, है ना? लेकिन उन्होंने ट्रैवल कितना किया? एक ही घर। तो इसको हम बोल देंगे 1/4। कोई डाउट नहीं ना इसमें? आगे बढ़ते हैं। और इसमें आप बेसिकली देख क्या रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि हमारा आया कहां से कहां? ऐसे लिखो आप, पहले में लिख दो आया कहां से कहां? 12 से आ गया 3 पे। जब 12 से 3 पे आया तो इन्होंने ट्रैवल कितना किया? 1/4 किया। तो बताइए इन्होंने कितना राइट एंगल ट्रैवल किया? एक। तो यहां पे लिखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल इक्वल्स टू कितना? 1। क्या ये मेरे बातों को समझ में आया? कोई समस्या इसमें? अच्छा, एक बात और इसमें हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये 12 से 3 पे आ गया। 12 से 3 पे आ गया, मतलब ये किधर से किधर आया? नॉर्थ से ईस्ट आ गया। वेरी गुड। नॉर्थ से किधर आ गया? ईस्ट की ओर आ गया, क्योंकि आपको पता है ये नॉर्थ है, ये नीचे में हमारा साउथ होता है, ऐसे लिख दो। इधर हमारा ईस्ट होता है और इधर हमारा वेस्ट होता है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो अच्छे से। ये आया था 12 से कहां पे? 3 पे आया था। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट, ये हमारा हुआ पहला। दूसरा देख लीजिए। दूसरा देखा जाए,
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। चलिए अब आप जरा सोचिए यहां पे और हमको जवाब दीजिएगा। हमारा आवर हैंड था यहां पे, ठीक है, आवर हैंड था यहां पे और वो आ गया एकदम एग्जैक्ट 6 के सामने। समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। कहां पे? ओ 2 बार 12 लिखा गया है। अच्छा 6 7 8 9 10 और ये 11। अब सही है ना? ठीक है। तो देखिए ये हमारा 12 पे था और कहां आ गया? वो 6 पे आ गया। तो सबसे पहले तो बताइए ये आया कहां से कहां? 12 से आ गया 6 पे। 12 से 6 पे आया तो इन्होंने कितना घर ट्रेवल किया? 2 घर। एक घर ये वाला और एक घर ये वाला इन्होंने ट्रेवल किया। तो क्या लिखेंगे बताइए? 2/4। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी कि 2/4 लिखो या 1/2 लिखो, बात तो सेम है ना। इसको आप काटोगे तो कट जाएगा। 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 लिखो तो यानी कि 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, बात तो सेम है। ठीक है, आगे अब आप बताइए कि जब ये हमारा 12 से 6 पे आया तो इन्होंने कितना राइट एंगल बनाया? 2 को बनाया। एक यहां पे बनाया और एक यहां पे बनाया, तभी तो सीधा बना ना पूरा हमारा। तो राइट एंगल कितना हो जाएगा इसमें? बताइए जल्दी। राइट एंगल इसमें हो जाएगा 2। लेकिन क्या आपको इसमें दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट एंगल भी बना रहा है? स्ट्रेट एंगल मतलब बिल्कुल सीधा। तो इसमें स्ट्रेट एंगल कितने होंगे? 1। और स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा लाइन, है ना। तो यहां पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये कितना बना रहा है? ये वाला मिटा दें। स्ट्रेट एंगल ये बना रहा है 1। उसके बाद बताइए ये कहां से कहां आ गया? किधर से किधर आ गया? नॉर्थ से साउथ आ गया। नॉर्थ से ये आ गया साउथ। अब इसमें तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमने इसको बता दिया है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। और ये डायरेक्शन आपको पता है क्या होता है? नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, अब इस वाले में आइए। अगला इधर हो गया आपका, पहले लिख लो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और यहाँ पे अब आप बनाएंगे, हमारा था आवर हैंड 12 पे था और वो अब आ चुका है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। 7 8 9 10 अब ठीक लग रहा है। और ये 12 पे था और ये अब आ चुका है 9 पे। हमारा आवर हैंड किस पे आ चुका है? 9 पे आ चुका है। तो ये आपको पता है, आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्या 12 से 9 पे तो एंटी क्लॉक है ना? ऐसे आना है भाई। कहाँ गया हमारा? हाँ, इसमें आप कैसे आ रहे हो? ऐसे आ रहे हो, क्लॉकवाइज। ठीक है ना। और इसमें भी आप कैसे आ रहे हो? क्लॉकवाइज ही आ रहे हो। हमेशा कैसे आना है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ठीक ना। चलिए अब आप इसमें मेरे कुछ जवाबों का आंसर देंगे। आप सबसे पहले बताइए कि आप कहां से कहां गए? 12 से कहां आ गए? 9 पे आ गए। जब आप 12 से 9 पे आ गए तो आप ये भी बता दीजिएगा आपने कितना घर ट्रैवल किया? 3/4 लिख देंगे, है ना। इसमें आप लिख देंगे 3/4 लिख देंगे। उसके बाद अब आप बताइए कि आपने राइट एंगल कितना बनाया? यानी कि जब आप 12 से 9 पे आए तो आपने राइट एंगल कितना बनाया? 1 2 3 4 5 कितना? 3। बिल्कुल सही, क्योंकि एक यहां पे बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां पे बनेगा। तो राइट एंगल कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, राइट एंगल 3 हुआ
इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हैं? राइट एंगल तो 3 हुआ, लेकिन स्ट्रेट एंगल कितना? देखो इसमें ना, हालांकि राइट एंगल कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं, पता है क्या? जब आप 12 से 9 पे आए हैं तो आपने बनाया एक स्ट्रेट एंगल और एक राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल में कितना 90 छुपा हुआ है हमारा? 2 छुपा हुआ है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। चलो खैर, इतना भी बहुत है, इतना भी समझ में आ गया तो आपको बहुत है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप 12 से 9 पे आते हैं तो आपने राइट एंगल कितना बनाया? 3 बनाया। वो वाला छोड़ दो, वो वाला शायद थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, इतना काफी है। आगे बढ़ा जाए। अब आप कहां से कहां आ गए ये भी बता दीजिए। नॉर्थ से आप आ गए हैं वेस्ट। वेरी गुड। नॉर्थ से आप आ चुके हैं वेस्ट। सिंपल, वेरी सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एक लास्ट इसमें हमारा बच जा रहा है चौथे नंबर पे, उसको भी बना लीजिए। यहां पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब क्या होना चाहिए जरा देखिए तो ध्यान से। पहली बार आप गए 12 से 3 पे, फिर 12 से 6 पे, फिर 12 से 9 पे। अब कहां जाना है? 12 से 12 पे ही चले जाना है ना। यानी कि आप यहां से शुरू किए थे और आप यहीं पे चले गए हैं घूम फिर के। चले, जब ऐसा हुआ तो अब आप ये भी बता दीजिए कि आपने टोटल, पहले तो ये बताइए कि पहले आप ये बताइए कि आप गए कहां से कहां। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। पहले तो बताइए आप गए कहां से कहां? हाँ अच्छा, 12 से 12 पहले लिख लो, वही ठीक रहेगा। आप चले गए 12 से 12, और जब आप 12 से 12 गए तो आपने घर कितना ट्रेवल किया? 4 आपने ट्रेवल किया, तो क्या हो जाएगा? 4/4, यानी कि कितना? 1। और जब आप 12 से 12 पे चले गए तो बताइए आपने राइट एंगल टोटल कितना बनाया? राइट एंगल आपने टोटल बनाया, राइट एंगल आपने टोटल बना दिया 4। ठीक है। अब जब आप राइट एंगल 4 बना चुके हैं तो अब ये भी बता दीजिए कि आप कहां से कहां चले गए? फिर नॉर्थ से आप चले थे, नॉर्थ पे ही आ गए हैं, तो यहां पे लिख देंगे नॉर्थ से नॉर्थ। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक दो बात हम आपको और भी एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे। देखिए ध्यान से, ये बड़ा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आप 12 से स्टार्ट किए थे और 12 पे ही आ चुके हैं, इसका मतलब आपने पूरा एक बार गोल लगा दिया ना, तो पूरा हमारा कितना होता है एंगल बताओ? गोल वाला कंप्लीट एंगल या फिर 360 डिग्री। तो आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं? 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? 1 कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको 1 रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जहां से आपने स्टार्ट किया आप वहीं पे आ गए हैं, है ना। चल अच्छा, एक बार आप इसमें क्या और बता सकते हैं कि बताइए इन्होंने स्ट्रेट एंगल कितना ट्रेवल किया? यानी कि इन्होंने स्ट्रेट एंगल कितना बनाया? 2 बनाया। यानी कि एक स्ट्रेट एंगल इधर और एक स्ट्रेट एंगल इधर, यानी कि 180 मिलेगा 2 बार, तभी तो 360 होगा ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल कितना बनाया उन्होंने? स्ट्रेट एंगल इन्होंने बनाया टोटल 2, और राइट एंगल तो इन्होंने 4 बनाया ही है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। और ये हमारा हो गया घड़ी वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट। कोई डाउट इसमें? अमृत समझना है पूरा? चलिए, इस तरीके से आज हमने आपको घड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से हमने बताया है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को घड़ी वाले कॉन्सेप्ट में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसके अंदर हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है और अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने समझा है ना। जैसे यदि बात करें तो एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब हम लोग जान चुके हैं।
उसके बाद फिर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर घड़ी वाला भी कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना। घड़ी वाले में कितने से कितने पे जाएगा तो कितना राइट एंगल बनेगा, कितना स्ट्रेट एंगल बनेगा, कब एक कंप्लीट एंगल बनेगा, या फिर कब एक रेवोल्यूशन हमारा पूरा होगा, ये सब हम लोग जान चुके हैं ना। चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, और इसमें हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल के बारे में, यानी कि ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म है बेसिकली पढ़ने के लिए, उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला इसमें परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, इसको ना आप सिंपली एक डायरेक्टली एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल होता है इसको समझना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है, इसका नाम है ए बी। इमेजिन करिए कि हमारा क्या एक लाइन है ए बी, और इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट एक हमारा आया है और इस तरीके से हमारा है। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब भी आप एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे एक सीधा सा लाइन खींच देते हैं तो ये हमारा कितने का एंगल बन जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। याद रहेगा ये बात, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। सिंपल। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बोलो या परपेंडिकुलर लाइन बोलो, बात सेम है ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिल्कुल एक सीधा सा लाइन खींच देते हैं ऊपर से, वही हमारा कहला जाता है परपेंडिकुलर। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो आप परपेंडिकुलर खींचते हैं ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो यदि यहाँ पे 90 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी कितना होगा, 90 होगा, यानी कि दोनों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लेकिन इसको लिखने का ना तरीका भी होता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आपके पास डायग्राम है, इसको आप यदि लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका पॉइंट आप दे दो, चलो मान लो P, और यहाँ पे दे दो Q, ठीक है ना। तो इतने बड़े डायग्राम को आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये होता है। देखिए ए बी हमारा लाइन है ना, ए बी लिखेंगे और ये वाला साइन देंगे। ये वाला साइन का मतलब होता है कौन सा साइन, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये। और ये परपेंडिकुलर आपने खींचा है जो, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर है, एक मिनट, ये आपका जो पी क्यू है, ये पी क्यू आपने परपेंडिकुलर खींचा है किस पे, ए बी पे आपने खींचा है। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो आप पी क्यू देख रहे हैं, पहले आप पी क्यू लिखेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर का साइन देंगे और फिर ए बी लिख देंगे। तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने परपेंडिकुलर खींचा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। कोई डाउट, सॉरी, परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू आपने खींचा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ सही है हमारा, ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, दोनों सही है हमारा, दोनों सही है, कोई गलत इसको नहीं कर सकता। कोई डाउट इसमें, बात समझ आई है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो मेरे हिसाब से अब आपको परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया क्या होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब बिल्कुल एक सीधा सा लाइन खींच देते हैं तो वो ही हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन, और वो एंगल कितने का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी समझना बड़ा सिंपल है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन है ए और बी, और ये जो लाइन है ना पूरा ये लाइन हमारा 10 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे हमने बिल्कुल एक सीधा सा लाइन ऊपर से खींचा है। तो बताइए ये कितने का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 का बनाएगा दोनों तरफ, है ना। और इसका भी आप कुछ नाम दे दो, चलो P और Q दे दो इसका नाम। तो ये होता क्या है ना, बेसिकली ऐसे समझिए आप पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। पूरा कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। पहली बात तो बताइए क्या PQ हमारा एक परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ भी 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है, बिल्कुल सीधा है। तो ये ए बी हमारा एक लाइन है, उसके ऊपर ये बिल्कुल सीधा सा लाइन है, तो ये हमारा हो गया एक परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर के बाद एक शब्द और जुड़ा हुआ है, बाइसेक्टर। देखिए यहाँ पे बाई का मतलब पता है क्या होता है, टू,
क्या होता है 2, और बाइसेक्टर का मतलब हो गया टोटल कितना हिस्सा होना चाहिए, 2 हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जब भी आप किसी लाइन के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये पूरा लाइन आपका 2 अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो जाता है, वो भी बराबर बराबर। तो बताइए ये पूरा हमारा 10 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्या अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर आपका एक सीधा सा लाइन आएगा, बिल्कुल 90 का भी एंगल बनाएगा, प्लस इस पूरे लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यही हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो केवल परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क है। केवल परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, लाइन के ऊपर वो आएगा और वो आपका 90 डिग्री का एंगल बना देगा। हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपका यदि ये लाइन है और आप यहाँ पे खींच रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फिर भी ये परपेंडिकुलर है, या फिर आप यहाँ पे खींच रहे हैं ये भी फिर भी परपेंडिकुलर है, बीच में खींच रहे हैं फिर भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का सिंपल सा मतलब क्या है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। वो आप कहीं भी खींच लो लेकिन होना क्या चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, परपेंडिकुलर कहला जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए, तभी आपका लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इस बात को आप याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर आप यहाँ भी खींच सकते थे, यहाँ भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसको आप हमेशा कहाँ खींचेंगे, बिल्कुल लाइन के बीचों बीच खींचेंगे, तभी जाकर ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली करता क्या है, किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, प्लस ये अपने आप में तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब ये हमारा क्या कहला जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिंपल। आगे बढ़े हम लोग। तो क्या अब आपको परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों समझ में आ गया? परपेंडिकुलर का सिंपल सा मतलब याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो एंगल कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। यही हमारा होता है परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि रहेगा यही चीज, 90 डिग्री का एंगल ये भी बनाएगा, लेकिन कहाँ पे बनाएगा, लाइन के बिल्कुल बीचों बीच बनाएगा, तभी ये लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब भी होता है कितने हिस्से में डिवाइड कर देगा, 2 हिस्से में डिवाइड कर देगा, वो भी इक्वल। कोई डाउट नहीं इसमें। अब आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आ जाइए आप ट्रायंगल में। ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले आपको ट्रायंगल मालूम होना चाहिए क्या होता है ना। तो ट्रायंगल क्या होता है पहले इसके बारे में देख लीजिए। A figure which is bounded by three line segments. सिंपल। तो ट्रायंगल क्या होता है बेसिकली, ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जो किससे मिलके बने होंगे, 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बने होंगे, और वो कैसा होगा, बाउंड होगा। बाउंड मतलब घेरा हुआ होगा 3 लाइन सेगमेंट से। इसका एग्जांपल आप देखिए, ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे क्या आप ये मानते हैं कि ये मेरा एक ट्रायंगल है? बिल्कुल ट्रायंगल है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्या आप ये भी मानेंगे कि ये भी हमारा एक ट्रायंगल है? बिल्कुल ट्रायंगल है, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्या आप ये मानेंगे कि ये भी हमारा एक ट्रायंगल है? बिल्कुल, क्योंकि ये भी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्या आप ये मानेंगे कि ये भी हमारा एक ट्रायंगल है? बिल्कुल, क्योंकि ये भी हमारा क्या, एक 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो फिगर चाहे कैसा भी हो, चलिए एक फिगर हम यहाँ पे और बना देते हैं बीच में। सपोज इस प्रकार का मान लीजिए, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एक ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। कैसा भी फिगर बना दीजिए, बस उसमें लाइन सेगमेंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन वो तीनों कैसे होने चाहिए, आपस में
क्लोज होना चाहिए, है ना। जैसे ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, मतलब घिरा हुआ होना चाहिए, बंद होना चाहिए फिगर। लेकिन लाइन सेगमेंट हमेशा इस्तेमाल कितना होना चाहिए उसमें, 3 होना चाहिए। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ऐसा फिगर जो कि 3 ही लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होंगे और वो तीनों लाइन सेगमेंट क्या होगा, आपस में बंद होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक पिक्चर है, मान लीजिए, क्या ये हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। लाइन सेगमेंट तो इसमें भी 3 है, 1 2 3, लेकिन क्या ट्रायंगल कहलाएगा, नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये घिरा हुआ नहीं, यानी कि बंद नहीं है, बंद होना चाहिए। यदि बंद हो जाता तो क्या भैया ट्रायंगल बनता, बिल्कुल बनता। तो मान लीजिए यदि ऐसा है और हमने इसको यहाँ से इसे जोड़ दिया, क्या अभी ट्रायंगल है, बिल्कुल ट्रायंगल है। क्योंकि पहली बात तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो भी कितना, 3। दूसरा बात ये घिरा हुआ है, पूरा बंद है, इसीलिए हमारा कहलाएगा ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल क्या होता है समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, ट्रायंगल को हम लोगों ने 2 अलग अलग हिस्से में ब्रेक किया हुआ है। क्लासिफिकेशन जो ट्रायंगल का हमारा किया जाता है वो 2 ग्रुप में किया जाता है, एक इधर और एक इधर। इधर हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इन 2 कैटेगरी में हम लोगों ने अपने ट्रायंगल को क्लासीफाई किया हुआ है। तो क्लासीफाई का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल को अलग अलग ग्रुप में बांट देना, है ना। तो पहला हम लोगों ने ट्रायंगल को बांटा है उसके साइड के बेसिस पे, और दूसरा बांटा है हम लोगों ने उसके एंगल के बेसिस पे, ठीक है ना। चलिए अब जरा इसके बारे में देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा होगा पहला, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए पहला हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा ध्यान रखिएगा, यदि आपको ये ट्रायंगल शब्द इतना बड़ा बार बार लिखने का मन नहीं करे तो आप क्या बना सकते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं। इसका मतलब भी वही होता है, कहने का मतलब TRIANGL, इतना बड़ा आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है बार बार सवाल में, मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये छोटा सा सिंबल ट्रायंगल का बना देंगे। टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा किसके बारे में बात करना चाह रहा है, ट्रायंगल के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो पहला हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें जो तीनों साइड है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने साइड, साइड तो 3 ही होंगे, लेकिन तीनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, इसीलिए इसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा दूसरा है। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल ये कहता है कि ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे, कोई भी 2 साइड, या तो ये दोनों हो सकता है, देख लीजिए पहले समझिए बहुत ध्यान से, या तो ये दोनों इक्वल हो सकता है, या तो ये दोनों इक्वल हो सकता है, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकता है। तो जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। 2 साइड कोई भी इक्वल होंगे, या तो ये दोनों ले लीजिए, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, लेकिन ये वाला क्या होगा, अलग होगा। तो ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। क्या कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसमें एक हमारा लास्ट है स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। चलिए बताइए जरा ध्यान से कि इसमें क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे, आइसोसेलेस में 2, इक्विलैटरल में 3 इक्वल होंगे, आइसोसेलेस में कितने, 2। लेकिन बताइए स्केलेन ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल नहीं होंगे, तीनों अलग अलग होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए इसका चीज है, मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारा, ये और ये, क्या ये हमारा एक ट्रायंगल है, पहले ही बताइए, बिल्कुल ट्रायंगल है, लेकिन क्या तीनों का लेंथ इक्वल लग रहा है, क्या अलग अलग है। तो मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है, बस एग्जांपल के तौर पे, ये 4 सेंटीमीटर है
ये 8 सेंटीमीटर है। बस हम इसे समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, समझाना ये चाह रहे हैं कि स्केलेटन ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चले, तो ये हो गया हमारा साइड के बेसिस पर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। अगला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसमें सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए, इसमें क्या आपको एक शब्द मिलता जुलता लग रहा है जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल में हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ बी रख दीजिए और यहाँ सी रख दीजिए। कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है बताइए? यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। तो इन तीनों जगह पे जो हमारा एंगल बनेगा, उन तीनों का वैल्यू आप हमेशा गौर करेंगे कि इसका भी और इसका भी 90 से, यानी कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। एग्जैक्ट क्या 90 हो सकता है क्या? नहीं, यदि एग्जैक्ट 90 हो गया तब तो वो राइट एंगल कहलाएगा हमारा, है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या सीखा आपने कि इसके तीनों एंगल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा। कोई डाउट इसमें? ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जरा बताइए क्या इसमें भी आपको एक शब्द दिख रहा है राइट एंगल? बिल्कुल। तो ये एकदम एग्जैक्ट कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि मान लीजिए ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बताइए ये हमारा एक लाइन था, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा होगा? 90 डिग्री का। कि ये ट्रायंगल है? क्या ये ट्रायंगल है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन यदि हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो अब हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन कैसा ट्रायंगल बना ये हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्यों? क्योंकि 90 है। क्या दिक्कत है भाई? इसको इधर बढ़ा देंगे, इधर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? ए बी सी, आपका कहना है कि सर राइट एंगल तो यहीं पे बना, केवल इधर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इधर बढ़ा के इधर भी बना दो ना, क्या दिक्कत है? समझाने के लिए केवल एक तरफ भी यदि 90 डिग्री बनाया जाए तो काफी है। इसका मतलब ये मान लेना होता है कि सेकंड तरफ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इसमें कोई डाउट? बात समझ में आई है? तो एक्यूट एंगल मतलब हर एक एंगल का सम कितना होगा? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम। राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे कितना का एंगल बनता है? 90 का बनता है। और तीसरा बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होते हैं ना, इसके हर एक एंगल का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये सब कुछ बनता है इसका। पहले तो ये बताइए क्या ये एक ट्रायंगल है? बिल्कुल ट्रायंगल है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो इसके हर एक एंगल का सम मतलब सम नहीं, वैल्यू कितना हो सकता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि हमारा आज हमने क्या डिस्कस किया है। पहले एक बार समझ लीजिए बहुत ध्यान से। परपेंडिकुलर लाइन में हमने आपको बताया था कि जब भी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आप बिल्कुल ऊपर से सीधा लाइन खींचते हैं तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कह देते हैं, ठीक ना। और परपेंडिकुलर को लिखने का तरीका क्या होता है? इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। इसका मतलब हुआ कि आपने पी क्यू को खींचा है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया किसको? पी क्यू को। दोनों तरीका आपका सही है, कोई गलत नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जब आप एक लाइन खींचते हैं किसी लाइन के बिल्कुल बीचों बीच, तो वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता ही है ना। उसके बाद फिर हमने बताया आपको ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं और वो तीनों का तीनों आपस में बंद होता है, यानी कि बाउंड होता है ना। उसके बाद फिर हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। हमने इसको 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में 3 था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगे।
उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होंगे, और स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड हमारा इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल सब अलग अलग होगा। उसके बाद था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में तीन प्रकार का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे का एंगल का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जैक्ट कितना होगा 90, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से तो बड़ा होगा एंगल लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में जरूर मेंशन कीजिएगा। इतना करने के बाद हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में हम लोगों को बात करना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में और पॉलीगॉन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हमने दो अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में हमारे पास तीन ट्रायंगल थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वाले में भी हमारे पास तीन ट्रायंगल थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि कल हमने आपको एक ट्रायंगल का डेफिनेशन भी बताया था। ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा फिगर जो घिरा हुआ रहेगा तीन लाइन सेगमेंट के मदद से। कहने हाँ, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक फिगर है, तो क्या ये ट्रायंगल का एग्जांपल है? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल ट्रायंगल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट कितने दिख रहे हैं आपको? तीन, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब भी आप एक फिगर बनाते हैं वो भी तीन लाइन सेगमेंट के मदद से, लेकिन वो फिगर कैसा होना चाहिए? घिरा हुआ होना चाहिए। घिरा हुआ मतलब बंद होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। उस प्रकार के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए? तीन होना चाहिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितने होने चाहिए? चार होने चाहिए लाइन सेगमेंट। और चार लाइन सेगमेंट के मदद से एक फिगर बन रहा है, और वो फिगर कैसा है? क्लोज है, बंद है, बाउंड है, जो भी बोलो सब सही है, वो हमारा कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन आपके लिए यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, a figure bounded by four line segments are called quadrilateral। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फिगर जो कि चार लाइन सेगमेंट से मिलके बने होंगे, उस प्रकार के फिगर को हम लोग नाम दे देंगे क्वाड्रिलेटरल। लेकिन जरा एक बार बताइए, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास ये चार लाइन सेगमेंट तो दिख ही रहा है, 1 2 3 4, क्या ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या वर्ड लिखा है? बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होता है बंद होना चाहिए। लेकिन यदि यही हमारा है इधर ना जाके इस तरीके से बंद हो जाता, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता? बिल्कुल कहलाता। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जो कि चार लाइन सेगमेंट से मिलके बने होंगे, और वो चारों लाइन सेगमेंट क्या होंगे? आपस में क्लोज होंगे। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल का यदि मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक फिगर है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल। क्या ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल। क्या ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल, क्योंकि चार लाइन सेगमेंट है ना। बहुत सारा इसी प्रकार का हो सकता है। ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, और ये हमारा तीसरा एग्जांपल हो गया। बहुत सारा इसी प्रकार का हो सकता है। जितना आप लिख लो उतना एग्जांपल होगा। बस इसमें ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट कितने होने चाहिए? चार होने चाहिए, और चारों लाइन सेगमेंट आपस में बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि घिरा हुआ होना चाहिए। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो चलते फिरते यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताए क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? हाँ, सिंपल सा ऐसा फिगर जो कि बाउंडेड होंगे, वो भी चार लाइन सेगमेंट के मदद से, वो हमारा है क्वाड्रिलेटरल। क्लोज्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, सिंपल। यानी कि अ फिगर व्हिच इज क्लोज्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल। सिंपल, जैसा भी बोलना है आपको बोलिए, बस ध्यान ये रखना है कि लाइन सेगमेंट चार होने चाहिए और चारों आपस में क्लोज होने चाहिए। सिंपल है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल अलग अलग प्रकार के हैं।
तो यहाँ पे आप अगला हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अलग अलग टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से इसमें समझिएगा ये होता कैसा है। रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार का होता है, इसका कुछ आप नाम दे दो, ए बी सी डी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इसका। चले, इसमें ना आप कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान से समझते चलना है। ए बी सी डी पहला तो क्या हमारा एक है रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहला कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का खास बात यह है, ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल का खास बात यह है कि जितना हमारा ये साइड होता है उतना ही हमारा ये साइड होता है। कहने का मतलब यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। बस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन दोनों साइड को हम लोग क्या बोल देंगे, अपोजिट साइड बोल देंगे। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाला, तो ये दोनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों भी आपस में कैसे साइड होंगे, इक्वल साइड होंगे, यानी कि ये दोनों भी क्या ऐसे साइड, अपोजिट साइड, यानी कि ये इसके बराबर क्यों, क्योंकि अपोजिट है, ये इसके बराबर क्यों, क्योंकि ये भी अपोजिट है। तो इसमें पहला पॉइंट, सॉरी इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर, हाँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जितना ये उतना ही ये, उसी प्रकार से जितना ये उतना ही हमारा ये। अगला इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे। अच्छा एक बात जरा बताइए, हमारा इसमें इस ए बी के अपोजिट कौन है, डीसी, यानी कि ये दोनों अपोजिट हैं आपस में, तो अपोजिट साइड क्या हो गए, इसमें इक्वल हो गए, और ये वाला आपस में इक्वल हो गए। इसमें एक और बात यह है कि अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होता है। कहने का मतलब ये दोनों साइड को यदि आप ऐसे आगे बढ़ाओगे तो कभी भी आपस में टकराएगा नहीं, कभी भी आपस से दूर भी नहीं भागेगा, बिल्कुल सीधा जाता रहेगा। तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल के साथ साथ क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो ये दोनों भी पैरेलल और ये दोनों भी आपस में पैरेलल, इसको भी आप ऐसे ऊपर लेके जाओ या फिर नीचे लेके जाओ, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो इसमें सेकंड लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, अच्छा ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे बताइए, इधर बिल्कुल स्ट्रेट है ना ये, तो कितने का एंगल बन रहा होगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एवरी एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एवरी एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। वेरी गुड, आगे बढ़े हम लोग। चलिए उसके बाद इसमें एक और हम लोग बात करने वाले हैं, इसको मिटा देना। अब तो आपको पता चल गया यहाँ पे 90 होता है, ये अभी आपको मिटा देते हैं क्योंकि समझने के लिए हमने ड्रॉ किया था। अब इसमें एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, वो ये डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं, जब आप अपोजिट पॉइंट को आपस में एक लाइन के साथ जोड़ देते हैं, वो हमारा कहलाता है डायगोनल। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि आप इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। पहला डायगोनल कौन सा, AC, दूसरा BD, ठीक है। तो बताइए ये जो डायगोनल इसमें है वो डायगोनल क्या इक्वल होते हैं कि नहीं, देख के ही लग रहा है दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिंपल। चलिए तो इसमें आप लिखेंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। आगे बढ़े हम लोग। क्या अब आपको रेक्टेंगल पूरा समझ में आया, रेक्टेंगल में कहीं पे कोई डाउट होगा क्या, नहीं होगा। तो रेक्टेंगल के बारे में 1 2 3 4 पॉइंट, 5, ये 5 पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए सेकेंड क्वाड्रिलेटरल हमारा है। अच्छा पहले बात तो ये बताइए कि क्या हमारा रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल था, है क्या, क्यों है, 4 लाइन सेगमेंट है इसमें इसीलिए क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल। अगला बढ़िए,
अगला है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में जरा बात करते हैं। स्क्वायर का सबसे बड़ा खूबी ये है कि इसके चारों साइड आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। तो आप ये इमेजिन करिए कि हमारा एक स्क्वायर है, तो ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है। तो पहला पॉइंट तो आप इसमें यही लिखेंगे कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये एक हमारा स्क्वायर है। चलिए उसके बाद All sides are equal. हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें आप ये लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसके हर साइड आपस में इक्वल होते हैं। यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। इसके सारे साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, यदि सारे साइड आपस में इक्वल है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड आर इक्वल? सारे साइड तो इक्वल है ही, ये तो आपको पता ही है, यानी कि ये सब तो इक्वल है ही। तो क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये भी दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर, यानी कि अपोजिट साइड में क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। हालांकि चारों साइड तो इक्वल है ही, आपको पता है, लेकिन अपोजिट साइड के बारे में यदि बात करें वो भी तो इक्वल हुआ ना। लेकिन चारों वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को पैरेलल हुआ। पैरेलल की भी बात करेंगे, पैरेलल की बात करेंगे। पहले ये बताइए कि अपोजिट साइड इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। चलो, तो इसमें आप लिखेंगे अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब होगा कि जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, सिंपल। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा चारों साइड तो इक्वल होता ही है, साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने क्या लिखा कि अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आप ये मानेंगे कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं? बिल्कुल। तो इसमें आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइड्स के बाद हमने लिखा था एंगल के बारे में। चलिए जरा बताइए, इसमें हर जगह पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इसमें आप लिखेंगे एवरी एंगल, हाँ, एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला बात किया जाए जरा इसके डायगोनल के बारे में। देखा जाए इसका डायगोनल। इसका डायगोनल पहला ए से लेकर सी, दूसरा बी से लेकर डी। तो सबसे पहले तो आप हमको इसमें ये बताइए, सबसे पहला पॉइंट इसमें आप हमको ये बताएंगे कि क्या स्क्वायर का डायगोनल आपस में इक्वल होता है? बिल्कुल होता है इक्वल, क्योंकि देख के ही लग रहा है क्या है, इक्वल है, सिंपल। तो इसमें आप लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल। आगे बढ़े हम लोग। चलिए जरा अच्छा एक बात आप हमको इसमें क्या बता पाएंगे कि स्क्वायर के डायगोनल जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एंगल कितने का बनेगा? कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि हमारा डायगोनल AC और BD आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिग्री कितने का बन रहा है? 360 तो पूरा हो गया, लेकिन हर पॉइंट पे कितने का एंगल बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज लिखेंगे कि डायगोनल्स नहीं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ऐसे लिखिए, ठीक है ना। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90। अच्छा, 90 डिग्री के बदले में हम लोग एक शब्द और क्या लिख सकते हैं? राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर, वो भी लिख सकते हैं ना। देखो, राइट एंगल लिखो, परपेंडिकुलर लिखो या फिर 90 डिग्री लिखो, बात तो सेम ही है सबका। कहाँ पे? हाँ और वो AC जो परपेंडिकुलर है, हाँ, तो AC लाइन सेगमेंट DD के तो नीचे भी जा रहा है। तो क्या दिक्कत है? नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90। ऊपर का बात करें तो यहाँ पे बन रहा है, यानी कि दोनों डायगोनल जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे दोनों टकरा रहा है वहाँ पे कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है।
अच्छा, क्या इसमें वो चीज है? क्या आपको लगता है कि 90 डिग्री है ये? हाँ, ये नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि तिरछा लग रहा है। 90 का मतलब क्या था? बिल्कुल सीधा। तो आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन हमारा क्या जा रहा है? बिल्कुल सीधा। ये वाला भी बिल्कुल सीधा। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल तो होते हैं, डायगोनल उसमें भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट 90 पे नहीं करते हैं, उसमें 90 पे इंटरसेक्ट करता है। हाँ, इसमें अपोजिट साइड क्या होते हैं? नहीं, इसमें अपोजिट साइड इक्वल के साथ पैरेलल भी, उसमें भी इक्वल के साथ पैरेलल। हाँ पूछो। ये क्यों नहीं है? देखो, क्या आपको लग रहा है कि डायगोनल परपेंडिकुलर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका चारों साइड क्या है? ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों अलग है, डिफरेंट है, इसीलिए इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन ये चारों साइड इक्वल होने की वजह से यहाँ पे कितने का एंगल बनाएगा? 90 का बनाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर के बारे में। तीसरे नंबर में हम लोग बात करेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस भी स्क्वायर के जैसा ही होता है। इसका थोड़ा सा डायग्राम देखा जाए। इसका डायग्राम थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? ए बी सी और डी। चलो एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से इसको बनाया जाए। रोम्बस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए, ए बी सी और डी। तो बताइए, सबसे पहली बात तो हमारा ए बी सी डी क्या हुआ? एक ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बिल्कुल, एक मिनट। ऑल साइड्स आर इक्वल। ध्यान रखेंगे कि रोम्बस के भी सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके जैसा? स्क्वायर के जैसा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारा चारों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। और यदि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड के साथ इक्वल के साथ क्या होगा? वो पैरेलल भी होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, जिसके वजह से अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों, और आपस में पैरेलल तो होंगे ही, ठीक है ना? अगला बात किया जाए इसके डायगोनल के बारे में जरा। अच्छा, यहाँ पे ना हम डायगोनल खींच रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या इसका डायगोनल आपस में इक्वल होंगे? लॉजिक लगा के बताइएगा, क्या इसके डायगोनल आपस में इक्वल लग रहे हैं क्या आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है ना? तो इसमें आप लिखेंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखो, डायगोनल तो इक्वल नहीं होते हैं इसके, लेकिन इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो डायगोनल इंटरसेक्ट कितने डिग्री पे करेगा? यहाँ पे 90 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि यदि ये सीधा लाइन है तो इसके ऊपर सीधा आ रहा है, या फिर ये सीधा है तो ये सीधा आ रहा है, यानी कि हर जगह पे यहाँ पे कितने एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। सिंपल है ना? तो क्या पहला क्वाड्रिलेटरल जो हमारा था, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, क्या इन तीनों में डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, ऑनलाइन में बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में जल्दी से मेंशन करिए। चौथे नंबर के क्वाड्रिलेटरल पे हमारा आएगा पैरेललोग्राम, ठीक है ना? चलिए इसके बारे में बात किया जाए, मिटा दिया जाए ना इसको। नेक्स्ट चौथे नंबर में हेडिंग लिखिए पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम। चौथा नंबर पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। ये बड़ा सिंपल होता है। इसका पहले आप डायग्राम देखो। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। हाँ, रोम्बस के जैसा ही दिखता है लेकिन है नहीं। पैरेललोग्राम का सबसे बड़ा खूबी ये है, अच्छा हाँ, एक मिनट, इसमें तो मैंने एंगल के बारे में लिखा ही नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ही पॉइंट हुआ इसमें। एंगल के बारे में छूट रहा है ना। हाँ, एंगल के बारे में लिख देते हैं। बताइए जरा ध्यान से, इसका हर एंगल क्या आपको लगता है कि 90 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। अरे कैसे, देखो झुका हुआ है, ये फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है, झुका हुआ है, क्या 90 है? नहीं, इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर। और एंगल बी किसके बराबर? एंगल डी के बराबर। तो इसमें लास्ट पॉइंट लिख लेंगे जो हम भूल गए थे, यहाँ पे लिख लीजिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब हो गया कि ए एंगल सी के बराबर है और बी एंगल डी के बराबर है। हो गया। चलिए आइए पैरेललोग्राम में आइए। तो सबसे पहला जो पैरेललोग्राम में आपको ये दिख रहा है कि ABCD क्या है? एक ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में पहला। दूसरा यदि हम लोग बात करें साइड्स के बारे में, तो इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद अपोजिट साइड क्या पैरेलल भी होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगला, उसके बाद यदि हम लोग बात करें इसके एंगल के बारे में, एंगल का, तो क्या लगता है आपको कि इसका सारा एंगल इक्वल है? नहीं। तो कौन सा इक्वल होगा? अपोजिट एंगल। ए सी के बराबर हो जाएगा और बी डी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे आप अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें डायगोनल्स का, चलिए डायगोनल जरा खींच के दिखाते हैं और आप खुद बताएंगे कि क्या इसका डायगोनल इक्वल है। बिल्कुल, यानी कि इसका जो डायगोनल है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो आप इसमें लिखेंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आगे बढ़े हम लोग, यहां तक तो कोई समस्या नहीं आप लोगों को। चलिए उसके बाद चलिए हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अब आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में 90 के ऊपर इंटरसेक्ट करता है? ध्यान से डायग्राम को देखिए और बताइए। मतलब डायग्राम आपके पास कुछ इस प्रकार का है। चलो थोड़ा सा अलग बन गया और थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। कुछ इस प्रकार का है। क्या 90 जैसा कुछ दिख रहा है इसमें? हाँ दिखता है, बिल्कुल दिखता है, क्योंकि देखो ये डायग्राम थोड़ा सा पिक्चर परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये 90 के ऊपर इंटरसेक्ट करता है अपने आप को, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखेंगे डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ आई है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद चौथे नंबर में जो कि हमारा सबसे लास्ट है, सॉरी 5वां नंबर, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है जरा इसके बारे में देखा जाए। ट्रेपीजियम हमारा कुछ इस प्रकार का होता है।
ए बी सी और डी। अच्छा, ट्रेपीजियम ना कई बार ऐसा देगा आपके सामने, या फिर कई बार ऐसा भी दे देता है। दोनों आपको पता होना चाहिए, और दोनों सेम ही चीजें बताते हैं, ए बी सी और डी। ध्यान से देखेंगे इसमें होता क्या है। देखिए, पहला बात तो आप इसमें लिखिए कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है? देखो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? पैरेलल का मतलब सीधा जाता रहेगा, तो बिल्कुल पैरेलल तो है, लेकिन क्या इक्वल है? नहीं। तो इसमें आप लिखेंगे कि ए बी जो है वो किसके साथ पैरेलल है? सी डी के साथ। अच्छा, ये साइन किसका बताओ? पैरेलल का है। तो ए बी जो है सी डी के साथ पैरेलल है, बट लेकिन क्या इक्वल है? बट नॉट इक्वल। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ, पैरेलल का लाइन थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको टेढ़ा कर लो, क्या दिक्कत है? कुछ ऐसा होता है ना, हो गया। तो ए बी जो है सी डी के साथ पैरेलल तो है, लेकिन क्या इक्वल है? नहीं। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है। ऋषभ, ये छोटा और ये बड़ा है, तो क्या इक्वल हुआ? नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करें। देखो ध्यान से, अब ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपीजियम था। ये वाला और ये वाला भी क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो दो प्रकार का ट्रेपीजियम आपके सामने आएगा, पहला ये वाला और ये, दोनों सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में पैरेलल तो होते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे, क्या ये वाला, ये दोनों, क्या, फिर से सुनिएगा, क्या ये दोनों पैरेलल है? साइड ए डी और बी सी पैरेलल हम बोल रहे हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आप इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो दोनों आगे जाके टकरा जाएगा। तो क्या टकराने वाला प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन में होता है क्या? नहीं होता। तो ये हमारा पैरेलल नहीं होता है, सिंपल है ना। तो इसमें आप लिख दो कि ए डी एंड बी सी आर नॉट पैरेलल। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि बात करें हम लोग इसके डायगोनल के बारे में, तो चलिए मान लेते हैं कि डायगोनल हमारा ये वाला है, ये और ये। क्या लगता है आपको, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं? नहीं। तो यहाँ पे लिख दो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और जब इक्वल नहीं है तो ये तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये कहीं से नहीं लग रहा है कि ये दोनों आपस में 90 पे इंटरसेक्ट करेगा। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, छोड़ो उसको। उसके बाद हाँ, एंगल्स के बारे में बात करें तो क्या लगता है आपको, एंगल के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे? नहीं। देखो क्यों नहीं? क्योंकि ये थोड़ा सा फैला हुआ है और ये पिचका हुआ है, तो क्या इक्वल होंगे? नहीं। तो आप इसमें लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल इसमें इक्वल नहीं होते हैं। सिंपल है ना। चले, क्या यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? बातें सारी समझ में आई है? तो ये हो गया हमारा 5 अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल, उसका फिगर और उसका पूरा प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आ जाइए आज के अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि है क्या? अच्छा हाँ, पहले इसका ऑनलाइन बोले बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसको हम लोग मिटाने वाले, मिटा दे पूरा। चलो, उसके बाद आज का हमारा अगला टॉपिक है पॉलीगॉन। तो नया टॉपिक, हालांकि आज हमने पहले डिस्कस किया क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के बाद आज अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीगॉन के बारे में। हाँ, नाम सुना सुना लग रहा है ना? बिल्कुल सुना सुना लग रहा है, लेकिन इसमें आपको हम आज कुछ नया बात भी बताएंगे जो कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। पॉलीगॉन अगला टॉपिक हमारा, और ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। पहले तो पॉलीगॉन होता क्या है जरा इसके बारे में देखिए। A figure
A figure made up of three or more line. A figure made up of three or more line segments are called polygon. मतलब कि ऐसा फिगर जो या तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं या फिर 3 से ज्यादा, ठीक ना। इसका एग्जांपल देखिए, हाँ ये इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है, एग्जांपल मत करो, इसमें पहले नंबर पे हमारा आता है, पहले नंबर पे आता है इसमें हमारा ट्राइंगल। बताइए ट्राइंगल का यदि हम लोग बात करें इसका एग्जाम्पल, तो ट्राइंगल हमारा कुछ ऐसा बनता है कि नहीं। ट्राइंगल हमारा कुछ ऐसा बनता है। तो क्या ट्राइंगल में लाइन सेगमेंट कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। तो क्या ये हमारा पॉलीगॉन हुआ? बिल्कुल पॉलीगॉन हुआ। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पॉलीगॉन हमारा एक ऐसा फिगर है जो कि केवल किससे मिलकर बने होने चाहिए? लाइन सेगमेंट से। लेकिन लाइन सेगमेंट भी क्या होने चाहिए? आपस में बाउंड होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया ट्राइंगल। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर 3 लाइन सेगमेंट से हम लोग स्टार्ट क्यों करेंगे, 2 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट से कभी भी एक क्लोज फिगर नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, क्या इससे कोई क्लोज फिगर बन सकता है क्या? नहीं। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम आपके पास कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए? 3 होना चाहिए, तभी बनेगा। और सबसे पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल। और समझ आ रही है? चल आगे बढ़ते हैं। यानी कि 2 लाइन सेगमेंट से आप किसी प्रकार का बंद यानी कि क्लोज फिगर आप नहीं बना सकते हैं। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए सबसे पहले कम से कम कितना लाइन होना चाहिए आपके पास? 3 होना चाहिए। ऐसे ऐसे और ऐसे तो होना चाहिए। कैसे? ऐसे ऐसे और नहीं, उसके क्लोज में लाइन बना दीजिए। ऐसे? ये क्लोज नहीं हुआ ना, ये तो खुला हुआ है। नहीं, जैसे बताओ। ऐसे करके और ऐसे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसे करके और ऐसे। अच्छा देखो, ये तो हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। क्या ये लाइन सेगमेंट हुआ? लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होता है ना। तो कहने का मतलब आप 2 लाइन सेगमेंट से कभी भी एक क्लोज फिगर नहीं बना सकते हैं। तो पहला बात, क्लोज फिगर बनाने के लिए आपके पास कम से कम लाइन सेगमेंट कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और उसमें सबसे पहला जो हमारा क्लोज फिगर बनेगा उसका नाम क्या होगा? ट्रायंगल। और चौथा क्या होना चाहिए बताओ? क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वेरी गुड। तो आपने सही बोला। दूसरा हमारा होता है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का अभी तुरंत हमने पढ़ाया आपको 5 टाइप, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो 4 साइड वाला फिगर हमारा जो भी होता है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और अभी तुरंत आपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है। बताइए पहला कौन सा? पहला रेक्टेंगल पढ़ा आपने। दूसरा आपने पढ़ा स्क्वायर के बारे में। तीसरा आपने पढ़ा रोम्बस के बारे में। चौथा आपने पढ़ा पैरेललोग्राम। और 5वां भी तुरंत आपने पढ़ा ट्रेपेजियम। ये ऐसे सारे फिगर हैं जिसमें कितने साइड थे? 4 साइड थे, है ना। तो कहने का मतलब ट्रायंगल हमारा ये हो गया जिसमें 3 साइड होंगे, और क्वाड्रिलेटरल हमारे 4 साइड वाले फिगर होंगे जिसमें हमारा आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ठीक है ना। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाइए। 5वां साइड वाले को बताओ क्या बोलेंगे? पेंटागन। क्या बोलेंगे? पेंटागन। PENTAGON। पेंटागन। हाँ, पेंटा का मतलब होता है 5 और गॉन का मतलब होता है साइड। तो कितने साइड वाले? 5 साइड वाले। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पहले तो आप हमको इसमें ये बताइए कि क्या ये हमारा एक पेंटागन का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? पेंटागन का। पेंटा के बाद क्या होना चाहिए? हेक्सागन। हेक्सा का मतलब होता है 6 और गॉन का मतलब साइड। तो कितने साइड? 6 साइड। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए।
1 2 3 4 5 6, क्या 6 लाइन सेगमेंट हुए? बिल्कुल, तो ये हमारा हो गया हेक्सागोन। हेक्सा के बाद क्या होना चाहिए बताइए? हेप्टागोन, बिल्कुल। हेप्टागोन, और हेप्टा का मतलब होता है 7 और गॉन का मतलब साइड, तो 7 साइड। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा लास्ट 7। क्या 7 लाइन सेगमेंट हुए इसमें? ये टेढ़ा है तो सीधा कर लो। तो 7 लाइन सेगमेंट वाले को हम लोग बोलते हैं हेप्टागोन, ठीक है ना। उसके बाद आइए 6 नंबर में हमारा हेप्टा के बाद क्या होना चाहिए? ऑक्टागोन। ऑक्टा का मतलब 8 और गॉन का मतलब साइड, यानी कि कितने साइड? 8 साइड। तो इसका एग्जांपल देखा जाए, देखिए 1 2 3 4 5 6, थोड़ा छोटा बन गया, 1 मिनट, क्योंकि इसमें साइड ज्यादा है तो थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा तो फिर ठीक बनेगा। जैसे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कैसा भी बनाइए, बस लाइन सेगमेंट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो यहाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा ऑक्टागोन, है ना। 9 नंबर में नोना बोलते हैं, NONA, नोना गॉन, GON गॉन, नोना गॉन, NONA नोना, GON गॉन, नोना गॉन, बड़ा नाम अजीब है ना। चलिए, नोना का मतलब क्या होता है? 9, और गॉन का मतलब साइड, तो 9 साइड। इसमें 9 साइड वाला बनाइए, जैसे 1 2 3, ओहो ज्यादा बड़ा हो गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हो गया हमारा नोनागोन। लास्ट है हमारा इसमें बिल्कुल डेकागोन। डेकागोन, और डेका का मतलब होता है 10, गॉन का मतलब साइड, तो कितने साइड? 10 साइड। तो चलिए बनाया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट बना लीजिए। कैसा भी डायग्राम बनाइए, बस लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, बस। तो ये हो गया हमारा डेकागोन, 10 साइड वाले, है ना। नहीं नहीं नहीं, 10 के बाद आपको नहीं पढ़ना है, उतना काफी है। क्लास 10 तक आपको 10 तक ही करना है, उसके आगे नहीं। चलिए, इसका पहले ऑनलाइन में बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या अब आपको पॉलीगॉन भी समझ में आ गया? तो पॉलीगॉन का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा फिगर जो कि 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होंगे, वो हमारा कहलाएगा पॉलीगॉन। पहला इसमें होता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। बस सिंपल है ना। चलिए ऑनलाइन बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और इसको अपने कॉपी में जल्दी से मेंशन कर लीजिए। अब मेरे बातों को थोड़ा सा 1 मिनट आप समझिए पहले ध्यान से। इस चैप्टर में जितने सारे नए नए कॉन्सेप्ट थे उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप अपने बुक के क्वेश्चन को बनाइए। जिस भी प्रकार के आप बुक को बनाते हैं उसको बनाइए। मेरा दावा है कि आपसे सवाल बन जाएगा, 90% तो ऐसे बन जाएगा। 10% में कोई भी डाउट आए आप लोग क्लास में आके पूछेगा और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। लेकिन जितने सारे भी कॉन्सेप्ट इसमें थे, जैसे घड़ी वाला कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, क्वाड्रिलेटरल वाला, पेंटागन वाला, ये सब का सब हमने आपको बता दिया है। कहीं पे दिक्कत हो तो क्लास में आके पूछ लेंगे आप लोग, और ऑनलाइन में बच्चे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या इस तरीके से हमारा ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री से अब कंप्लीट समझा जाए? चलो, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।